नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आइए सबसे पहले खबरदार में हम खबरों को खबरों के लेंस से देख लेते हैं। आज हमारे पास चीन और पाकिस्तान दोनों को खबरदार करने वाली एक रिपोर्ट है। आज तक ने लद्दाख में एलएसी से ताजा ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हाल ही में गोगरा पोस्ट से चीन की सेना के पीछे हटने के बाद आज तक एलएसी पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा। वहां भारतीय सेना किस तरह से 24 घंटे चीन और मौसम के विरुद्ध मोर्चा संभाले तैनात है, इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी से जुड़ा खुलासा भी करेंगे। आज एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में आतंकवादी फंडिंग के सबसे बड़े मॉड्यूल पर छापा मारा। ये छापे प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के ठिकानों पर मारे गए, जिसमें कश्मीर में दोबारा से आतंकवादी और पत्थरबाजी को प्रमोट करने के सीक्रेट प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद हम आपको ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। ये ओलंपिक के इतिहास में देश का 24 कैरेट गोल्ड इंटरव्यू है, जिसमें चैंपियन बनने का सपना देखने वाले हर खिलाड़ी के लिए कई सारी प्रेरक बातें होंगी। तो आज सबसे पहले हम सीधे एलएसी से चीन को खबरदार करेंगे, जिसकी सेना पहले पेंगोंग लेक और अब गोगरा पोस्ट से भारतीय इलाके से उल्टे पांव लौट चुकी है। लेकिन चीन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए हमारी भारतीय सेना अब एलएसी पर दोबारा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। आज तक की टीम ने गोगरा पोस्ट से दोनों सेनाओं के डिसएंगेजमेंट के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, जहां चीन की हर हिमाकत का हाथ के हाथ जवाब देने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। और भारतीय सैनिकों का जोश अपने पीक लेवल पर है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के 1 साल बाद यह एलएसी से सबसे ताजा ग्राउंड रिपोर्ट है। देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध, जगह एलएसी लद्दाख। यहां 12 राउंड की बातचीत के बाद अब बात बनती दिख रही है। पहले पेंगोंग लेक से चीनी सेना ने अपने कदम पीछे खींचे, अब गोगरा पोस्ट से भी चीनी सेना पीछे हट चुकी है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बाद एलएसी के हालात का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम ने लेह से अपने सफर की शुरुआत की। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी लेह से कारू होते हुए एलएसी पर चुशूल सेक्टर की चुमाथांग सरहद तक पहुंचे। यहां अभी भी 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में भारतीय सेना के जवानों की नजरें और बंदूकें चीन पर टिकी हुई हैं। पहले पेंगोंग और गोगरा इलाके से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हटी हैं, लेकिन लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। खासतौर से चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और चाक चौबंद कर रही है। चीन ने जो बॉर्डर वाली साजिश रची थी, उसी का नतीजा था कि पहली बार सर्दी और बर्फबारी के मौसम में भी एलएसी के दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिकों की फौज तैनात रही। लेकिन भारतीय सेना के बुलंद इरादे और तैयारियों ने चीन का सारा जोश ठंडा कर दिया। हालांकि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारतीय सेना ने एलएसी पर अपना खूंटा गाड़ दिया। इस वक्त जब गोगरा सरहद से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हट रही हैं, आज तक पर हम आपको चुशूल सरहद के नजदीक अग्रिम चौकियों से भारतीय सेना की तैयारियों को दिखा रहे हैं। पिछले 1 साल के दौरान भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर चाक चौबंद किया है और इस वक्त भी भारतीय सेना के जो जवान हैं 50,000 से जवान अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। और यहाँ पर न सिर्फ दुश्मन की चुनौती है बल्कि मौसम एक बड़ा दुश्मन है और उसी से निपटने के लिए यहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही हैं। जवानों के लिए खास तरह के शेल्टर युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इंजीनियर्स के जवान दिन और रात इस खास फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 16 जवान रह सकते हैं और ये
बहुत जल्दी यानी कि 1 हफ्ते के अंदर इनको तैयार किया जा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें स्टील का, लोहे का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा जो प्लाई है वो उसका इस्तेमाल है और ऊपर खास तरह का फैब्रिकेशन का इस्तेमाल है जो भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जवानों को बचाता है। जब मुकाबला दुश्मन चीन और दुश्वार मौसम से हो तो टैंक और टेंट दोनों मजबूत होने चाहिए। एलएसी पर पिछले 1 साल के दौरान भारतीय सेना ने ऐसे हजारों टेंट गाड़ दिए हैं जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीन से कई गुना खतरनाक दुश्मन यानी जानलेवा मौसम से लोहा लेने के लिए जरूरी है। चीन सरहद पर मौसम और दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए इस तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये केबिन बनाए जा रहे हैं जो 0 से नीचे के तापमान में जवानों की मदद करते हैं। यहाँ पर 16 जवानों के रहने के इंतजाम किए गए हैं, डबल बेड लगाए गए हैं, स्लीपिंग बैग यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही हीटिंग की भी इसमें व्यवस्था की गई है जब तेज हवाएं चलें या बर्फबारी के बीच। और खासतौर से इस वक्त अब जब हम 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर सांस लेने में भी लगातार आपको दिक्कत होती है। एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने रहने का पूरा इंतजाम सेट कर लिया है और जहां तक चीनी सेना की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात है तो इसके लिए जवानों को खास तौर से लैस किया गया है, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो या असॉल्ट राइफल्स या फिर ग्रेनेड लॉन्चर। इस वक्त हम आपको आज तक पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना के इन वीर जवानों को किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है वो दिखा रहे हैं। अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले की बात करें तो जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी मदद से कैसे किसी बंकर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये यहाँ पर 1000 मीटर के आसपास अगर दुश्मन मौजूद है उसको निशाना बनाया जा सकता है। इसी तरह से ऑटोमेटिक जो ग्रेनेड लॉन्चर है, इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 1700 इसकी मारक क्षमता है और ये भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसी तरह से अगर छोटे हथियारों की हम बात करें, ये यहाँ पर जवानों पे खास तौर से इस वक्त जो सबसे आधुनिक 600 राइफल है जो अमेरिका से लाई गई है और इस वक्त यहाँ पर लद्दाख सरहद पर भी जवानों को दी गई है एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है और ये यहाँ पर एक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। बॉर्डर पर दुश्मन का सामना करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक हथियार और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जोश, जज्बा और जुनून, जो एलएसी पर भारतीय सैनिकों में ऑल टाइम हाई है। एलएसी से मंजीत नेगी, लद्दाख, आज तक। पहले पेंगोंग लेक और अब गोगरा पोस्ट। भारत के कूटनीतिक हमलों से चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर जरूर किया है, लेकिन चीन का पीठ पर वार करने का पुराना इतिहास रहा है। ये बात भारतीय सेना से बेहतर कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता और इसीलिए भारतीय सेना डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के जरिए चीन को उसके हद में रखने की कोशिश भी कर रही है। और अगर चीन दोबारा एलएसी पर अपनी हदें पार करता है तो उसे खदेड़ने का भी पूरा इंतजाम भारतीय सेना कर चुकी है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आपने देखी। और यह भी जरूरी है क्योंकि एलएसी पर हॉट स्प्रिंग और डेपसांग, इन 2 इलाकों में भारत और चीन के सैनिक टकराव की स्थिति में हैं। एलएसी पर चीन अब पूर्वी लद्दाख के पास सैनिकों के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। चीन एलएसी पर भारतीय क्षेत्रों के पास लंबे समय तक रहने की तैयारी भी कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने एलएसी के पास चीनी सीमा में स्थायी कंक्रीट की इमारतों के साथ नए सैन्य शिविर भी देखे हैं। तो इससे बिल्कुल ये साफ है कि चीन ने एलएसी पर अपने कदम पीछे जरूर खींचे हैं, लेकिन वो भारत विरोधी साजिशें रचने से पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन अब की बार भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं, जिससे चीन को खबरदार करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आज तक ने आज आपको दिखाई है। तो चीन की चालबाजियों के खुलासे के बाद अब हम खुलासा करेंगे जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के इंटरनेशनल मॉड्यूल का। टेरर फंडिंग की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए शनिवार से ही जम्मू कश्मीर में छापे मार रही है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में जमाते इस्लामी के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसे जम्मू कश्मीर में एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी बताया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के अंदर टेरर फंडिंग को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिनसे हमेशा की तरह पाकिस्तान का सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ा है।
स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली से गई एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर 14 जिलों में ये छापेमारी की। श्रीनगर के अलावा बडगाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में ये रेड मारी है। टेरर फंडिंग की जांच कर रही एनआईए की ये रेड कश्मीर घाटी में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के 56 ठिकानों पर हुई है। गृह मंत्रालय के प्रतिबंध के बाद जमात ए इस्लामी लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां चला रहा था। यही वजह है एनआईए ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। इसके लिए एनआईए ने दिल्ली से आईजी स्तर के एक अधिकारी, 2 डीआईजी और 6 एसपी भेजे। इस टीम ने जमात ए इस्लामी के नेताओं के घरों और उनके दफ्तरों पर बड़े स्तर पर रेड की। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यहां से तलाशी के दौरान कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं, जिसमें विदेशों से आने वाली फंडिंग भी बताई जा रही है। जिस जमाते इस्लामी के ठिकानों पर आज एनआईए ने दबिश दी, वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन से आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग करने का धंधा करता है। सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सपोर्ट हासिल है, जिसके जरिए ये संगठन कश्मीर में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग करने की फिराक में है। एनआईए को पता चला था कि यह संगठन दुबई और तुर्की के रास्ते टेरर फंडिंग कर रहा है। कश्मीर में ये टेरर फंडिंग चैरिटी, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की है, जिसमें नए आतंकियों की भर्ती पर चर्चा की है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि जमाते इस्लामी का मकसद कश्मीर घाटी में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी लाना था, जो धारा 370 हटने के बाद लगभग खत्म सी हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बिलीफ है कि जमाते इस्लामी जो है प्रो पाकिस्तान है, एंटी नेशनल है, प्रो मिलिटेंट्स है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर वहाँ के युवकों को प्रभावित करता है। जब कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो ये जमात के लोग जो हैं वहाँ जाते हैं, लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनको मिलिटेंसी के लिए इनकरेज किया जाए। कुछ का कहना तो ये है कि कश्मीर की प्रॉब्लम का मुख्य कारण ही जमात है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए की ये सबसे बड़ी छापेमारी है, जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। एनआईए को टेरर फंडिंग की जांच का जिम्मा इसी साल फरवरी में दिया गया था, जिसके बाद एनआईए ने 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को आतंकी कनेक्शन होने के चलते नौकरी से बर्खास्त किया गया था। इसमें से 2 आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे हैं, जिनसे हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी गतिविधियों के अलावा लेन देन के जरिए फंडिंग का खुलासा हुआ था। आज जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की मुहिम का पार्ट 2 है। इनकी फंडिंग अभी भी बाहर के मुल्कों में जो इनके हमदर्द हैं, सिंपथाइजर हैं, उनसे आ रही है। इसीलिए एनआईए ने अभी इन पर फिर छापा मारा है, उस फंड को आने से रोकने के लिए। भारत को चाहिए जो भी तरीके हमारे पास हैं, इनकी फंडिंग, इनकी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के खिलाफ, और ये मिलिटेंट के साथ मिलाप रखते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं और कश्मीर को भारत से अलग करने का इनका इरादा है। अब ये साफ हो चुका है कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद और पत्थरबाज दोनों ही अपनी अंतिम सांसें गिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब ना तो लोग बचे हैं, ना ही पैसा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की बदौलत ओलंपिक में भारत का नया इतिहास लिखा जा चुका है। 7 साल की नाकामी को सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी की जिद ने दूर कर दिया। भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गोल्ड जीत लेना औरों के लिए करिश्मा होगा, लेकिन इसमें नीरज की मेडल पाने की वो ललक छिपी है जिसकी बराबरी करना संभव नहीं। 26 जुलाई को जब नीरज चोपड़ा टोक्यो जा रहे थे, तब उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, अपने पहले ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 जा रहा हूं, उत्साह से भरा हूं, यह समय पूरी ताकत लगाने का है, भारत साथ देती रहो।
26 जुलाई के बाद नीरज की ट्विटर टाइमलाइन पर आज दूसरा ट्वीट आया। इसमें उन्होंने लिखा, अब तक भावना उमड़ रही है, पूरे भारत और सभी को समर्थन देने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी की बदौलत में यहां तक पहुंचा। ये लम्हा मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेडल से पहले और मेडल के बाद के इन 2 ट्वीट्स में नीरज की शख्सियत का फलसफा छिपा था। गोल्ड मेडल जीतने के इस मुकाम तक पहुंचने की ढेर सारी बातें नीरज चोपड़ा ने आज तक के साथ साझा की हैं। तो सदी के सबसे गोल्डन इंटरव्यू के कुछ अंश आप भी देखिए। 7 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021 इतिहास इस दिन को याद रखेगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अपने हाथों से इतिहास बदला था। और नीरज आज हमारे साथ हैं। नीरज, 7 तारीख की सुबह और 8 तारीख की सुबह में क्या फर्क है मेंटली, अगर मैं पूछूं आपसे? देखो, एक सच बताऊं तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव सा हो गया है, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि शाम को मेरा इवेंट है और उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, मेंटली भी और फिजिकली हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी पहले। तो एक बहुत ही मुश्किल सा टाइम लग रहा था, पर पता नहीं क्या हो पाएगा, क्योंकि वेट रहता है और इंडिया में भी सभी को वेट था। लेकिन जब तक खत्म नहीं हुआ, मन में ये चलता रहा कि बस कुछ अच्छा करना है, बेस्ट करना है। जब आप पोडियम पे खड़े हुए थे, नेशनल एंथम बज रहा था, क्या सब कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी? क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो बिल्कुल, एक बार तो दिमाग में सभी कुछ आता है कि कैसा सफर रहा, कि मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जरूर आता है कि हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन वही है कि एक गोल्ड जीतने के बाद सब कुछ ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने किया सब ठीक था। पूरे हिंदुस्तान ने कल नीरज चोपड़ा को देखा जब आप जैवलिन थ्रो इवेंट में फाइनल में क्वालिफाई करके खेल रहे थे। बहुत लोग आपके उस मोमेंट पे, जब आप पोडियम पे नेशनल एंथम बज रहा था, बहुत लोग रोए। आप रोक रहे थे या आपको भी कुछ इमोशनल? नहीं, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर से एक वो था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था वो। लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन हाँ, पर अंदर से जोश बहुत था उस टाइम पे। मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा जोश था। उसके साथ ही सोए कल? हाँ, ये मेरे तकिए के साथ में रखा था और मैं ज्यादा तो नहीं सो पाया, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा तक सोया होगा रात को। अब आप एक रोल मॉडल बने हैं और बहुत लोग आपको देख रहे हैं। अपनी थोड़ी जर्नी बताइए, क्योंकि ये बाय फ्लूक, बाय डिफॉल्ट गलती से शुरू हो गया ये जैवलिन थ्रो? जी बिल्कुल, गलती से ही हुआ, क्योंकि पहले से दिमाग में नहीं था। क्योंकि अगर कोई फैमिली से स्पोर्ट्स में हो या फिर गांव से कोई हो तो थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का। तो बस ऐसे फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। हाँ, ये जरूर है कि जिस दिन से मैंने शुरू किया, अपना पूरा मन से और लगन से मैंने उसके लिए मेहनत की। तो आपको कभी लगा जब वो बस पकड़ने जा रहे हैं, रोज एक ही काम कर रहे हैं, रोज जैवलिन थ्रो, कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? कभी ऐसी फीलिंग आई बचपन में या शुरुआती दौर पे? सही बताऊं तो उस टाइम तक इतना आपको, यार ये क्या कर रहे हो? हाँ, कहते तो बहुत लोग, ये तो जरूर कहते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि यार, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर का भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लेवल तक जाऊंगा और मेडल जीतूंगा। बस एक सिंपल सा काम था डेली का, कि मेरा ये काम था, मुझे जाना है और अपना 100% अपना पूरा फोकस करके ट्रेनिंग करके वापस आ जाना है। एक सिंपल सा काम था और वो मैं करता गया और उसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। नीरज, आपका कोई रोल मॉडल लाइफ में? अगर मैं जैवलिन या कहीं भी, किसी भी देखो, मेरा सबसे बड़े मतलब एक शुरू से जिन्होंने मेरा साथ दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, वैसे भी लाइफ में मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, सुरेंद्र कुमार उनका नाम है। तो वो हमेशा उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया और मैं तो कुछ भी नहीं था जब उन्होंने मुझे बोला, स्टेडियम में लेके गए और मैं बल्कि खुश नहीं था जाके, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला कि नहीं नहीं, ये इतना मोटा हो गया, थोड़ा इसको फिट होने के लिए उन्होंने मुझे एक ट्रेनर के पास उन्होंने छोड़ा। तो फिर उन्होंने अच्छे से, मतलब उनका ही है सब कुछ, मैं तो ये मानता हूँ कि, और आज भी मेरी लाइफ में वो काफ़ी हमेशा मोटिवेट करते हैं और मैं काफ़ी जो भी मेरा सबसे लाइफ का जो ज़रूरी और सबसे अच्छा मोमेंट होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। 7 तारीख को सुबह उठ के आपको क्या गोल्ड मेडल दिख रहा था? देखो, वो उस क्वालिफिकेशन राउंड के बाद तो काफ़ी एक हौसला बढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ही एक आराम से थ्रो की हुई थी और बहुत परफेक्ट थ्रो थी और एक अच्छा डिस्टेंस था।
तो ऐसा लग रहा था कि हाँ फाइनल में कुछ अच्छा होने वाला है, शायद मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी कर सकता हूँ। पर सच में तो मैं भी बताऊँ तो ऐसे गोल्ड का तो नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि यहाँ पे ओलंपिक लेवल पे आके कोई वर्ल्ड रैंकिंग या ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दिन पे बात होती है, किसका दिन है, किस दिन किसकी बॉडी चलती है, और उसी को मैं मानता हूँ। और अब तो पक्का मान गया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही एक अलग कंपटीशन था, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर थे, और कहीं तो क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गए, और फिर फाइनल में देखो इतना जबरदस्त थ्रोअर है जोहानेस वेटर, बिल्कुल वो बेस्ट 8 से बाहर हो गया। एक अचंभा, मुझे सच में ऐसा लग रहा है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या है। नीरज चोपड़ा की लेगेसी कहाँ चली गई है? देखो जी, मैं तो अपने मुंह से तो क्या बोल लूं, वो तो जो जिन लोगों ने देखा है और जो लोग जिन्होंने उनको नाम दिया है, और बस वही बता सकते हैं। और मैं मानता हूं कि मैं एक एथलीट हूं, और मेरा काम है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके देश के लिए खेलूं, और वो मैं कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूं। अच्छा, मिल्खा सिंह से अक्सर मेरी बात होती थी, वो हमेशा ये बात बोलते थे, उन्होंने ये बात आम जनता आम बातचीत में भी लोगों को बोली है कि उनका सपना है कि वो एक इंडियन को ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में इंडिया का एक मेडल देखना चाहते हैं। जो हमारे महान एथलीट थे, जो देश के जो रह गए मेडल से, बिल्कुल, और उनका सपना था कि कोई अपना देश का कोई भी एथलीट जाए और मेडल लेके आए, या फिर नेशनल एंथम बजे, तो उस जैसी तो बात ही नहीं है। और जब मैंने गोल्ड मेडल डाला और जब वो नेशनल एंथम बजा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सभी उन लोगों का भी सपना था, और वो पूरा हुआ है। और मिल्खा सिंह जी जहाँ पे भी ऐसे होंगे तो वो खुश होंगे। अभी माता पिता का क्या कहना है? ऑब्वियसली ये बड़ी आम सी बात है ये पूछना कि उनको बिल्कुल प्राउड फील हो रहा होगा, पर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उनसे अगर बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है? क्योंकि हम देख रहे थे जब वो आपका फाइनल देख रहे थे, आपका ग्राउंड, आपके फादर की आंखों से आंसू निकल आए थे, वो इतना इमोशनल हो गए थे आपको वहां देख। नहीं, मैंने वैसे ऐसे स्पेशल अभी तक बात हो नहीं पाई है, तो बात ही नहीं करी। हाँ, नहीं हो ही नहीं, क्योंकि टाइम ऐसा मतलब स्पेशल सा मिला ही नहीं। क्योंकि मैं उनसे ऐसे बात नहीं करना चाहता कि बस मेरे पास अभी 2 मिनट हैं और मैं बस फिर मुझे जाना है। अगर मैं उनके साथ बात करूंगा तो मैं अच्छे से बैठ के करूंगा, मतलब उनके लिए कुछ भी हो, एक स्पेशल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी जैसे आप सभी से बात कर रहा हूँ तो ऐसे होता है कि यार हाँ मुझे जाना है और मुझे कुछ खाना खाना है, ऐसा कुछ। लेकिन मैं उनसे बात करूंगा पूरे टाइम निकाल के और अच्छे से बात करूंगा। नीरज को आज देश भर की दुआएं मिल रही हैं, साथ ही उनका बेसब्री से इंतजार भी देश कर रहा है। नीरज चोपड़ा कल देश लौटेंगे, लेकिन उनकी एक झलक के लिए पूरा देश अभी से बेचैन है। हरियाणा के पानीपत में नीरज के गांव में उनके गोल्डन मोमेंट के बाद से ही जश्न थमा ही नहीं है, अभी भी चल रहा है। कोई स्वर्णिम लम्हा कुछ सेकंड्स का ही होता है, लेकिन सदियों का इतिहास लिख जाता है। $135 करोड़ के देश में कोई दूसरा नीरज चोपड़ा नहीं। यह बात अब मुल्क की आबो हवा में है। नीरज हीरो हैं न सिर्फ उनके जिन्हें खेल पसंद है, न सिर्फ उनके जिनके लिए ओलंपिक का ये सोना भारत की आन बान और शान है, बल्कि उनके लिए भी जो साथ गए भारतीय ओलंपिक दल के साथी हैं। नीरज हीरो हैं उन सुनील गावस्कर जैसी शख्सियतों के भी, जिनके खेल की बदौलत भारत में क्रिकेट धर्म बना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नीरज हीरो हैं किरण रिजिजू जैसे नेताओं के भी, जो कल तक खेल के महकमे के मंत्री थे। नीरज जिस भारतीय सेना की नुमाइंदगी करते हैं, उसके जनरल से लेकर सिपाही तक सबके हीरो हैं नीरज।
नीरज का भाला ओलंपिक के सोने पर सधा है। नीरज ने इतिहास लिखा है, लेकिन इस इतिहास को लिखने में वर्षों की जो उनकी साधना है, उसे कोई नीरज जैसा हुनरमंद ही इतनी सरलता से बखान कर सकता है। फैमिली में कोई स्पोर्ट्स नहीं करता था, तो पहली बार मैंने शुरू किया और मैं बस ऐसे ही अपनी फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स करने के लिए, मतलब ऐसे फिटनेस थोड़ी सुधारने के लिए, क्योंकि मोटा था, तो ऐसे स्टेडियम में गया तो वहाँ पे कुछ दोस्त थे, तो मैंने उनको थ्रो करते हुए देखा, तो बाकी सभी स्पोर्ट्स वहाँ पे थे, लेकिन मुझे जेवलिन थ्रो ही बहुत पसंद आया। नीरज के इस गांव हरियाणा के पानीपत के खंडरा में हर कोई नीरज से कितनी ही बार मिला होगा। घर परिवार और गांव की दादियों, भाभियों, दीदियों, ताऊ, चाचा, दोस्तों ने कितनी ही बार नीरज का हालचाल पूछा होगा, उनसे बात की होगी, उनके साथ कुछ लम्हों को गुजारा होगा। लेकिन अब की बार नीरज जब गांव आएगा तो वो वही नीरज नहीं होगा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा होगा। अब की बार की मुलाकात अलग होगी, बेहद खास होगी। पोता आ रहा इतना बड़ा नाम करके, क्या कहना चाहोगी? खुश बढ़िया चीज बनाओगे दो ये सारे लोग नाच रहे हैं कल रात से। नाच रहे सारे क्या पोते के लिए क्या बनाओगे स्पेशल? जब घर आएगा तो उसको क्या खिलाओगे? चूरमा बनेगा। चूरमा। नीरज की उपलब्धि से उनकी अपनी दुनिया के जर्रे जर्रे में एक रोमांच भराया है। परमात्मा की दुआएं हैं आप लोगों की कि वो कैसे खेल में आया। भाला फेंक को हम तो जानते भी नहीं थे कि ये भाला फेंक खेल होता है। सब कुछ अपने आप बनता चला गया। इसके सहयोगी भी साथ में जुड़ते चले गए, उसको गाइड करने वाले साथ में सलाहकार बनते चले गए। और आज उस दिन से और आज के दिन में हमें लगता है कि बहुत कम समय लगा इतना कुछ देश का नाम रोशन करने में उसे। न सिर्फ ढोल नगाड़े से गूंज रही दरों दीवारें नीरज के स्वागत को उत्सुक हैं, बल्कि पानीपत के शिवाजी स्टेडियम का ये फिलहाल सूना पड़ा मैदान भी अपने सबसे होनहार खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है। इसी मैदान पर नीरज ने भाला फेंक की अपनी शुरुआती प्रैक्टिस की थी। पानीपत की जमीन ऐतिहासिक है और छत्रपति शिवाजी के नाम पर पड़ा ये शिवाजी स्टेडियम पानीपत का अब ये भी अपने आप में ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इसी जमीन पर जॉवलिन प्रैक्टिस करते करते एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में सीधा स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। ऐसा भाला फेंका कि देश के लिए झंडा ऊंचा कर दिया और अब वो पदक लेकर के हिंदुस्तान आएंगे। नीरज चोपड़ा भारतीय ओलंपिक दल के साथ टोक्यो से कल भारत पहुंचने वाले हैं। बहुत सी तैयारियां हैं। एयरपोर्ट से ही उन्हें सिर आंखों पर बिठाने का देश इंतजार कर रहा है। We all are waiting for your return and we will be there in the airport and we are ready to receive you back. नीरज चोपड़ा ने भारत को वो खुशी दी है जिसको शब्दों में बांधना मुश्किल है। नीरज के हुनर को दुनिया ने देख लिया है। नीरज के जलवे को अब दुनिया देखेगी। भारत अपने सबसे कामयाब एथलीट से मिलने को उत्सुक है। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। चलिए। पानीपत से आशुतोष और टोक्यो से राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश पर बाढ़ और बारिश की जबरदस्त मार पड़ी है। ग्वालियर चंबल संभाग के शहरों में बेहिसाब पानी बरसा है। डैम के गेट खोलने के बाद कई गांव टापू बन गए हैं, कई रास्ते कट गए हैं तो कहीं रास्ते बह तक गए हैं। स्थिति मध्य प्रदेश में इतनी खराब है कि बाढ़ की मार से अब तक यहां पर 24 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की मार के आगे मध्य प्रदेश में जिंदगियां बेबस हो गईं। नदियां विकराल रूप ले रही हैं, नाले उफान पर हैं और सैलाब सा बढ़ता पानी शहर शहर में कहर मचा रहा है। ये एमपी के राजगढ़ की तस्वीरें। तांडव मचाती हुई लहरें जीरापुर इलाके में बढ़ती जा रही हैं। तेज बहाव के साथ आई इस आफत का असर क्या हुआ, अब वो भी देखिए।
बाढ़ का पानी घुसने से पूरा का पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो चुका है। मकान डूब गए हैं। स्कूल के चारों ओर दरिया बन गया है। पानी इतना तेजी से बढ़ा कि अब बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भी भर गया है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब विदिशा का हाल देखिए, पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। तेज बहाव के साथ पानी सब कुछ बहा ले जाने की कोशिश में है और बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है। 3 अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बेहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में मॉनसून आसमान से मुसीबत बरसा रहा है। बारिश की सबसे ज्यादा मार ग्वालियर के चंबल संभाग पर पड़ी है। दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे हालात के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौसम की मार झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। जो राहत के लिए मैंने कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जानी चाहिए कि राहत अनाज, संसाधन, घर किस पैमाने पे जल्द से जल्द हम लोग दे पाएं। आज अनाज रवाना किया है हम लोग ने श्योपुर के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, और उसी के साथ जो तीसरी पहल है कि अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएं। बाढ़ और बारिश से एमपी के 1250 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 25,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं और अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स के भी 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच खुद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। राज्य सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। पहली कोशिश यही है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में बारिश का संकट अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। ऐसे में बाढ़ की मार के चलते ये संकट और भी गहरा सकता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, गुना, आज तक। त्रिपुरा में टीएमसी के नेताओं पर कथित हमले के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी
त्रिपुरा के दौरे पर आए थे। इस दौरान अगरतला पहुंचते उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अभिषेक गुस्से में आ गए। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए त्रिपुरा सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दे डाली। जमीन तैयार हो गई है, त्रिपुरा में जमीन तैयार हो गई है। ये लड़ाई भाजपा बनाम त्रिपुरा का है, तृणमूल बनाम बीजेपी का नहीं है। भाजपा के साथ त्रिपुरा के लोगों की लड़ाई है। आप लिख लीजिए, 1.5 साल के अंदर बीजेपी का नीचे से जमीन खिसक चुकी है। एक सप्ताह में जो आप देख रहे हैं उसको देख के क्या आपको लग रहा है जो जमीन तैयार? मैं वही आपको कह रहा हूँ, जमीन का बात नहीं है। ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ त्रिपुरा के लोग लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और 1.5 साल में बीजेपी का सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। उनका अगर हिम्मत है तो बचा ले।